हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और आज हम बात करने वाले हैं चौसर एज में कैंटरबरी टेल्स की। लास्ट सेशन में हमने देखा कि चौसर्स करियर इन इंग्लिश हमने स्टार्ट किया था। तो द मोस्ट फेमस वर्क इज प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये इंग्लिश में लिखी गई पहली किताब मानी जा सकती है 1388 में। टोटल मिलाकर इसमें 24 टेल्स हैं। ही इंटेंडेड टू राइट 124 टेल्स, बट आज की डेट में 24 ही हैं। इसमें एक डिबेटेबल इशू ये भी है कि जो तीर्थयात्री थे, जो पिलग्रिम्स थे, वो पहुंचे कैसे। तो उस समय पर लोग जाया करते थे पिलग्रिम्स में। तो यहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं जा रहे हैं श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट के लिए। 29 पिलग्रिम्स हैं, टैवर्डन में रह रहे हैं, रुके हुए हैं। इनके जो होस्ट हैं, जो मैनेजर हैं वहाँ के, वो हैरी बेली हैं। जॉली पर्सन है। और जो अगले व्यक्ति हमारे पास वो चौसर हैं। तो टोटल मिला के 31 पीपल आर देयर। 29 पिलग्रिम्स, वन आवर नैरेटर जॉफरी चौसर एंड वन होस्ट हैरी बेले ऑफ टैवर्डन। जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो फेमस लाइन है, ओपनिंग लाइन कैंटरबरी टेल्स की, अप्रैल इज द मंथ ऑफ शॉवर्स। जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हैरी बेले से सजेस्ट करते हैं, आइडिया देते हैं कि क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग एंड टीडियस, लंबी और थकाऊ जर्नी होने वाली है, यात्रा होने वाली है, तो इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए हर तीर्थयात्री जो है वो एक एक कहानी सुनाएगा। टोटल मिला के 4 कहानी सुनानी है हर व्यक्ति को, 2 आते समय, 2 जाते समय। और जो भी बेस्ट स्टोरी होगी उसको बाकी सब लोग मिलके पार्टी देंगे, यानी कि सफ़र उसके लिए अरेंज किया जाएगा उसके सम्मान में। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कैंटरबरी टेल्स। द फर्स्ट स्टोरी टेलर इज अ नाइट। पहला स्टोरी टेलर हमारे पास नाइट है। नाइट टेल्स द स्टोरी ऑफ पैलेमन एंड आरसाइड। 2 दोस्तों की कहानी है, पैलेमन और आरसाइड, टू फाइट फॉर अ गर्ल एमिली, जो एक लड़की के पीछे उनके बीच में द्वंद्व होता है। इट इज़ अ ट्राइडी आई सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है, नाइट की जो स्टोरी है, वो बेस्ट स्टोरी के रूप में सिलेक्ट की जाती है। इट्स बेस्ड ऑन टिसीडा, वोकैसियो इज द राइटर, वोकैसियो उसके राइटर है। द लास्ट स्टोरी टेलर द पार्सन एंड द स्टोरी डील्स विद 7 डेडली सिंस। जो आखिरी स्टोरी टेलर है वो पार्सन है, और उनकी जो स्टोरी है वो 7 डेडली सिंस से डील करती है। आउट ऑफ 24 टेल्स, 22 टेल्स आर इन वर्स। जो 22 टेल्स हैं वो वर्स में हैं, और 2 जो हैं वो प्रोज में। जो प्रोज में टेल्स हैं, एक पार्सन के द्वारा है और दूसरी चौसर के द्वारा है। नाउ देयर आर 23 पर्सन्स हु हैव टोल्ड स्टोरीज। जो 31 लोग थे उनमें से 23 लोग जो हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं। चौसर हैड टोल्ड 2 टेल्स। These 2 tales are Tale of Sir Thomas and Tale of Sir Melivius. Bailey didn't like the Tale of Sir Thomas. बेले को सर थॉमस वाली टेल पसंद नहीं आती है चौसर की, और इसे वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट चौसर टेल ऑफ सर मेलिवियस और प्रेज्ड बाय हैरी, और एक टेल उनको बहुत पसंद आती है हैरी बेली को चौसर की। कौन सी? सर मेलिवियस वाली टेल पसंद करते हैं हैरी बेली। आज चौसर, वो चौसर से पूछते हैं व्हाट मैन आर यू। चौसर सेज आई एम ऑफ शॉर्ट विट। एक मजेदार जवाब देते हैं कि मैं एक शॉर्ट विट का आदमी हूँ। सो आई टेल अ लिटिल इन द प्रोज। इस बारे में मैं प्रोज में बताऊंगा। द नन्स प्रीस्ट टेल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ चैंटलियर रूस्टर बिलोंग टू अ पुअर ओल्ड विडो। द विडो लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ एंड प्रोवाइड्स फॉर हर 2 डॉटर्स। एक विडो है जिसके पास एक मुर्गा है, और वो एक सिंपल लाइफ जीती है और अपनी 2 बेटियों का ध्यान रखती है। विद लिटिल इन द वे ऑफ पोजेशंस, द विडो ईट्स वॉट लिटिल हर स्मॉल फॉर्म कैन प्रोवाइड ऑफ हर। और जैसे तैसे वो अपना गुजारा करती है। फिर उसके बाद टेल है द टेल ऑफ वाइफ ऑफ बैथ, विच इज द टेल ऑफ अ लोथली लेडी। ही सेज वाइफ ऑफ बैथ बिलोंग्स टू बैथ, है ना। ये वाइफ ऑफ बैथ यानी कि नगर वधू है, वो बैथ की रहने वाली है। हर नेम इज एलिसन। शी इज फेमसली कॉल्ड मैडम गॉसिप बाय हर फ्रेंड्स। उसका जो असली नाम है वो एलिसन है, और अपनी सहेलियों के द्वारा अपने ग्रुप में वो मैडम गॉसिप के नाम से फेमस है। वाइफ ऑफ बैथ हैज 5 हस्बैंड्स। उसके 5 हस्बैंड्स हैं। शी बिकेम डेफ बिकॉज हर 5th हस्बैंड गेव हर अ ब्लो। और उसको सुनाई नहीं देता है क्योंकि उसका जो 5th हस्बैंड है उसने उसके कान में घूंसा मार दिया था, तो उसको सुनना बंद हो गया। हर 5th husband Tanakin overpowered her and moreover she counts her all marriages as experience. उसका जो 5th husband है उसका नाम Tanakin है, जो कि उसको रूल करता था, उसको दबा के रखता था, और अपनी सारी मैरिजेस को वो एक्सपीरियंस के रूप में काउंट करती है। वाइफ ऑफ बैथ क्वेश्चंस द नीड ऑफ चेस्टिटी थ्रू हर टेल विच इज आंसर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड। और ये जो अपनी टेल जो सुनाती है वाइफ ऑफ बैथ, वो उसमें कि पवित्रता की क्या ज़रूरत है, चेस्टिटी की क्या ज़रूरत है, और उसका आंसर जो है वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट द्वारा दिया जाता है। वाइफ ऑफ बोथ स्टोरीज दैट शी टॉक्स अबाउट मेंबर्स ऑफ राउंड टेबल ऑफ किंग। स्टोरी बहुत मजेदार है। एक राजा के जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में स्टोरी है। शी टेल्स द स्टोरी दैट ऑर्थर्स कोर्टियर, अ फेमस कोर्टियर, रेप्ड अ वुमन एंड किंग ऑर्थर punished him. He said that come with the answer that which thing is desired by most of the women, and if we don't come with the answer after 1 year, we will be killed. तो कहानी इस प्रकार है कि एक ऑर्थर जो राजा थे, उनके कोर्ट में एक वॉरियर था, कोर्टियर था वो। तो एक महिला के साथ वहाँ पर काम करने वाली एक मेड होती है, उसके साथ वो गलत कर देता है, और किंग ऑर्थर उसको पनिश करते हैं।
और उसको ये सजा दी जाती है। एक्चुअल में तो उनकी क्वीन जो होती हैं वो बोलती हैं कि इतना अच्छा वॉरियर तो उसे एक मौका देना चाहिए। तो मैं इससे एक सवाल पूछती हूँ कि ये अगर सवाल का जवाब 1 साल के अंदर अगर ढूंढ के ला पाएगा तो फिर इसे माफ़ कर जाएगा, अदरवाइज फिर इसको सज़ा मिलेगी, यानी कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो सवाल बहुत ही मज़ेदार है। सवाल ये है कि व्हाट थिंग इज़ डिज़ायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द वुमेन, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर महिला चाहती है, ज़्यादातर महिलाएं चाहती हैं कि उनके साथ ऐसा हो। किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा पैशनेट होती हैं, कौन सी उनकी एक ऐसी इच्छा है जो सब महिलाओं की कॉमन हो। सो दिस कोर्टियर गोज इन सर्च ऑफ द आंसर। अब ये कोर्टियर अपनी जान, किसके ऊपर तो जान की बाजी लगी हुई है, तो ये उस सवाल के जवाब को खोजने के लिए निकल पड़ता है। ही कम्स अक्रॉस वेरियस वुमेन आस्किंग द ओनली एडवाइस दे हैव बट ही डजंट गेट द फाइनल आंसर। और वो जो भी उसे महिलाएं मिलती हैं सबसे पूछता जाता है इसी सवाल को, बट उसे कोई फाइनल आंसर नहीं मिलता, क्योंकि जितनी भी महिलाओं से वो सवाल पूछता है तो हर महिला उसे अपनी अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से एक नया ही उत्तर देती है। When 1 year is totally over, he comes back for the punishment as he is going to be killed. अब 1 साल खत्म होने वाला होता है, हो चुका होता है लगभग, तब वो वापस आ रहा होता है अपनी पनिशमेंट को पाने के लिए, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो मरने वाला है। He meets an old and ugly lady and then old and ugly lady says, I can help you that what is the thing which is most desired by all the women, but you will have to do as I say. तो वो लेडी बोलती है कि एक बूढ़ी सी दिखने वाली, एक अजीब सी दिखने वाली, जो कि जिसे बोल सकते हैं कि जो सुंदर नहीं थी, एक ऐसी बुज़ुर्ग महिलाओं से मिलती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर महिला चाहती है कि उसके साथ जीवन में हो, जो उसकी प्रबल इच्छा है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। सो द कोर्टियर थिंक्स दैट इट इज़ बेटर टू ओबे हर देन टू डाई। अब उसके मरता क्या ना करता, तो ये सोचता है कि चलिए मेरे पास अब चारा क्या है, मरने से तो अच्छा है कि इस बूढ़ी औरत की बात मान ली जाए। तो कोर्ट पहुंच जाता है और गिव्स द आंसर एज डायरेक्टेड बाय द ओल्ड लेडी, और वहाँ पहुंच के वो आंसर देता है। आंसर बहुत मज़ेदार है, बताइएगा आप इस आंसर से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। सोवरेंटी इज अथॉरिटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर। ये आंसर वो देता है, जो एग्जैक्ट जो टेल में जो आंसर है उस समय की जो इंग्लिश है उसमें द आंसर वी कैन सी इज वुमेन डिजायरिंग टू हैव सोवरेंटी एज वेल ओवर इज हाउस बॉन्ड एज हर लव एंड फॉर टू बीन इन मास्टरे हिम अबव। बताइए क्या इसका अर्थ हो सकता है। अभी आंसर सुन के किंग अलॉन्ग विद द क्वीन एंड ऑल द कोर्टियर्स गेट सेटिस्फाइड व्हेन द कोर्टियर फील्स रिलैक्स एंड आस्क्स द ऑलरेडी व्हाट ही कैन डू फॉर हर। आंसर सुन के खुश हो जाते हैं राजा भी और रानी भी, और उससे सेटिस्फाइड होती है, और वहाँ पर जितनी महिलाएं होती हैं कोर्ट में वो भी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो आइए इस आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। वो आंसर में कहता है वुमेन डिजायरिंग टू हैव सोवरेंटी, की जो महिलाएं होती हैं उन्हें सोवरेंटी चाहिए, यानी उनको अधिकार चाहिए, एज वेल ओवर हिज हस्बैंड एज हिज लव, या उनका जो प्रेमी हो या उनका जो भी पति हो वो उनके कहने के हिसाब से चले, उनके कंट्रोल में चले, ऐसा हर औरत चाहती है। ऐसा वो ओल्ड और अगली लेडी उसको बताती है और उस आंसर को वो कोर्ट में दे देता है। और जो रानी होती है जिसका ये बेसिक सवाल होता है, और बाकी की जितनी महिलाएं होती हैं उस आंसर को सुन के खुश हो जाती हैं कि यस हर महिला यही चाहती है। तो आप भी अपने विचार ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। द लेडी आस्क हिम टू मैरी हर। अब वो ओल्ड लेडी से पूछता है कि थैंक्स, रिलैक्स हो जाता है कि आपने मेरी जान बचा ली। अब वो जो बूढ़ी और अजीब सी दिखने वाली लेडी होती है, जो सुंदर नहीं होती है, वो उससे बोलती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। द कोर्टियर गेट्स सरप्राइज एंड पैनिक एंड प्लेट्स टू लेडी एंड ऑफर्स हर ऑल द वैल्यूएबल्स व्हिच ही कैन गिव टू हर एज ही इज अफ्रेड दैट हाउ विल ही फेस द सोसाइटी आफ्टर मैरिंग दिस ओल्ड एंड अगली लेडी। ये सुनते एकदम घबरा जाता है, वो गिड़गड़ाने लगता है, पैनिक हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, जितना मेरे पास सोना है, चांदी है, जो भी वैल्यूएबल्स हैं वो सब ले लो, और कुछ चाहिए तो और कुछ ले लो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी ऐसी बूढ़ी और इस तरह की अजीब सी दिखने वाली महिला से शादी कर लूँगा तो मैं सोसाइटी में मुँह उठा कैसे चलूँगा, मैं सोसाइटी को फेस कैसे करूँगा कि मैंने ऐसी महिला से कैसी मेरी वो जीवन साथी है। बट एज ही हैज़ प्रॉमिस्ड एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड ही मैरिजेस हर, परंतु उसके पास कोई चारा नहीं होता है। उस प्रॉमिस की वजह से उसकी जान बची होती है, उस महिला की वजह से उसकी जान बची होती है, तो फाइनली वो उससे शादी कर लेता है। On the wedding night when he goes to her, she gives him a choice whether he wants a beautiful young woman who is not loyal or an ugly old but loyal woman as his wife. अब जिस दिन शादी हो जाती है तो शादी की रात पर जब उसके पास जाता है तो उसे एक चॉइस देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, चलो मैं तुम्हें चॉइस देती हूँ, क्या तुम्हें एक सुंदर जवान खूबसूरत महिला अपनी पत्नी के रूप में चाहिए जो कि तुम्हारे लिए वफादार नहीं है, या फिर जैसी मैं हूँ कि अगली हूँ, ओल्ड हूँ, लेकिन मैं लॉयल हूँ, ऐसी वुमेन चाहिए। ये सवाल सुनकर वो सोचता है। द कोर्टियर सेज दैट आई वॉन्ट अ लॉयल वाइफ, रेस्ट यू चूज, आई विल गो विद योर डिसीजन।
अब तक अपनी ज़िंदगी में इतने धक्के खा खा के वो समझदार हो चुका होता है और इस बात से बहुत कुछ सीख चुका होता है, तो बोलता है कि मैं एक लॉयल वाइफ चाहता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारा निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। अब उसी महिला ने वही जवाब बताया था जो उसने, जिस जवाब ने उसकी जान बचाई थी कि महिला ऐसा चाहती हैं कि चीज़ें मेरे एक अधिकार में नहीं, कि डिसीजंस मेरे हिसाब से हों, और वो डिसीजन को बहुत सी स्मार्टली उस महिला के ऊपर ही छोड़ देता है। अब वो भी इस बात को, क्योंकि वो भी एक महिला थी तो उसने ही आंसर दिया था, उस बात में स्ट्रांगली बिलीव करती थी, तो जब वो देखती है कि इसने तो डिसीजन मेरे ऊपर ही छोड़ दिया तो वो बहुत खुश हो जाती है। द लेडी बिकम्स वेरी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस एंड कन्वर्ट्स हरसेल्फ इनटू अ ब्यूटीफुल यंग वुमन एंड प्रॉमिसेस टू बी अ लॉयल वाइफ। और वो एक सुंदर महिला में परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो लॉयल भी रहेगी। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब चौसर ने पर्सनल डिटेल्स भी दिए हैं कैरेक्टर्स के, तो उन पर्सनल डिटेल्स का ओवरव्यू, जिस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उसका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। चौसर सेज नाइट वॉज अ गुड मैन बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन लॉट्स ऑफ होली वॉर्स। चौसर कहता है कि जो नाइट था वो एक अच्छा आदमी था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे धर्म युद्धों में भाग लिया था। वाइल सन ऑफ नाइट स्क्वेयर वॉज इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, जबकि उसका बेटा जो था स्क्वेयर वो बहुत सारी अलग तरह की गतिविधियों में लिप्त था। चौसर सेज अ लाइन फॉर स्क्वेयर, स्क्वेयर के लिए एक लाइन भी बोलते हैं चौसर, ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ द मे। ये लाइन उन्होंने नाइट के बेटे स्क्वेयर के लिए कही। देर आर 4 मेन कैरेक्टर्स हु हैव बीन प्रेज्ड बाय चौसर। तो मेनली हम देखेंगे तो 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी तारीफ की है चौसर ने, और कई कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिनको क्रिटिसाइज भी किया है। तो पहले उन कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनको उन्होंने प्रेज किया है। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज फ्लोमैन, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही पेज हिज टैक्सेस रेगुलरली, बहुत ईमानदार है, अपने टैक्सेस को टाइम पर देता है। अनदर पर्सन प्रेज्ड बाय चौसर इज पुअर पार्सन, पुअर पार्सन की भी उन्होंने तारीफ की है। पार्सन इज द ओनली रिलीजियस कैरेक्टर प्रेज्ड बाय चौसर। ये पूरी कैंटरबरी टेल्स में इकलौते ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं जिनकी तारीफ की है चौसर ने। पार्सन इज वेरी ऑनेस्ट दो इज अ वेरी स्मॉल क्लर्की, बहुत ही छोटे पद पर हैं, वो हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में, परंतु स्मॉल क्लर्की हैं लेकिन फिर भी बहुत ईमानदार हैं। पार्सन सेज दैट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। बहुत ही शानदार बात कही पार्सन ने। पार्सन कहता है कि यदि गोल्ड में ही रस्ट होगा तो आयरन क्या करेगा। द मैसेज इज इफ द अपर क्लास क्लर्कीज आर करप्ट, गोल्ड यानी कि गोल्ड क्लास, व्हाट द आयरन लोअर क्लास विल डू। यानी कि जो अपर क्लास है यदि वही भ्रष्ट होंगे तो फिर जो लोअर क्लास है वो कैसे ईमानदार हो सकती है। इट मीन्स द लोअर क्लास क्लर्कीज आर नॉट सपोज टू डू गुड इफ द अपर क्लास इज बैड। इंग्लिश में एक और कहावत भी है कि शिट ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो यहाँ पर ये बात, एक और बात उसको सपोर्ट करती है कि हाँ, जैसा ऊपर से जैसा मैनेजमेंट होता है, ऊपर से जैसा लोग बिहेव करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें नीचे की तरफ भी वैसी ही आती हैं। देन द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड की भी उन्होंने तारीफ की है बिकॉज ही वॉज डिवोटेड टू हिज स्टडीज। अब फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर क्रिटिसाइज्ड बाय चौसर। द फर्स्ट कैरेक्टर विच इज क्रिटिसाइज्ड बाय चौसर इज नन प्रेरीज। शी बिलोंग्स टू एरिस्टोक्रेसी दो द नन इज डिवोटेड टू गॉड। एक राजशाही जीवन जीती है नन प्रेरीज, जबकि कहने को वो नन है तो डिवोटेड टू गॉड है। It is supposed that she is devoted to God, then she should be devoid of all the materialistic pleasure. But our nun in Canterbury Tales is fond of latest fashion, speaking French. She has a nasal voice and she is wearing an amulet where it is in it, Amor Vincit Omnia, which means love conquers all. अब कहने को ये नन है, इनका ध्यान जो है ईश्वर की तरफ होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में होना चाहिए, गॉड पर होना चाहिए। लेकिन ये एरिस्टोक्रेट टाइप की हैं, लेटेस्ट फैशन करती हैं, पसंद है इनको, फ्रेंच बोलती हैं स्टाइल मारने के लिए, नेसल वॉइस है, हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप का पहनती हैं जिसपे एमोर विंसिटोमनिया लिखा हुआ है, जिसका मतलब है लव कॉन्कर्स ऑल, की प्यार ही सब कुछ जीत सकता है। दिस शोज द एरिस्टोक्रेटिक स्टैंडर्ड, जिससे उनका एरिस्टोक्रेटिक स्टैंडर्ड दिखता है। द फेकनेस ऑफ दिस नन हैज़ बीन क्रिटिसाइज। उसका जो फेकनेस है नन का, वो उसे क्रिटिसाइज किया है चौसर ने। मॉन्क इज अ रिलीजियस पर्सन बट दिस मॉन्क इज फॉन्ट ऑफ हंटिंग। फिर अगला जो कैरेक्टर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वो मॉन्क है। कहने को तो एक धार्मिक व्यक्ति है परंतु उसे शिकार करने का बहुत शौक है। पार्टनर एंड समनर बोथ हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज ड्रंकर्ड, ईटिंग गार्लिक्स एंड बीइंग लॉट ऑफ ग्रीडी। पार्टनर एंड समनर दोनों को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये ड्रंकार्ड्स हैं, लहसुन खाते हैं एंड बहुत ही लालची टाइप के लोग हैं। He says Chaucer's partner gets drunk and tells everyone before he tells the story that I did not complete my degree of being a partner, still I scare people on the name of God and make my living by taking lots of money from them. पार्टनर बोलते हैं कि मैं कहानी सुनाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पार्टनर बनने की कोई डिग्री नहीं है, यानी मैं ऑथराइज नहीं हूँ पार्टनर बनने के लिए, फिर भी मैं पार्टनर बन के रहता हूँ और लोगों को डराता हूँ
भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे, और इसी तरह से मैं पैसा कमाता हूँ और लोगों से बहुत सारा पैसा ऐंठ लेता हूँ. He also tells that if people are not able to pay the money, I force them to offer their wives or daughters to me. Strange. वो ये भी बताता है कि अगर लोग पैसा नहीं दे पाते हैं तो मैं उनको फोर्स करता हूँ कि वो अपनी बीवियाँ और अपनी बेटियों को मुझे, बहू बेटियों को मुझे ऑफर कर दें. दिस इज हाउ चौसर हैज पेंटेड आउट द वाइसेस ऑफ द चर्च. इस तरह से जो चर्च के अंदर उस समय जो खामियां थी, जो कमियां थी, तो उनको पेंट करने की, उनको दुनिया के सामने लाने की चौसर ने प्रयास किया है. नेक्स्ट कैरेक्टर जिसको क्रिटिसाइज किया है वो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लैक डेथ ऑल दी डॉक्टर्स दे मेड अ लॉट ऑफ मनी. उस टाइम ब्लैक डेथ का पीरियड था तो उस समय डॉक्टर्स ने खूब अंधाधुंध पैसा कमाया. तो यहाँ पर जो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स हैं, चौसर सेज ही इज टू मच ग्रेडी एंड ही फोर्स पेशेंट्स टू गिव द मनी. तो ये जो डॉक्टर फिजिक्स है ये बहुत लालची है और पेशेंट्स को फोर्स करता है पैसा देने के लिए. इफ दे आर अनेबल टू डू सो ही आस्क देम टू गिव गोल्ड. और अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो उनसे बोलता है कि आपके पास जो आपका सोना है वो आपको मुझे देना पड़ेगा आपके इलाज करने के बदले में. While Doctor of Physics denies this by saying that the gold is cordial in physics, जबकि जो हर आदमी जब कोई खराब काम भी करता है तो उसके लिए खुद को कन्विंस कर ही लेता है, तो यहाँ पर वो डिनाई करता है कि नहीं, मैं ग्रीडी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं फिजिक्स में, क्योंकि और गोल्ड एक मेटल है, आई लव द गोल्ड इन स्पेशल, और क्योंकि गोल्ड एक मेटल है तो मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. सो ही सेज दैट गोल्ड इज मेटल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, दैट्स व्हाई आई आस्क गोल्ड फ्रॉम माय पेशेंट्स, बट इन सीक्रेट ही इज लूटिंग हिज पेशेंट्स. तो उसका कहना है क्योंकि मैं फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है और क्योंकि गोल्ड एक मेटल है इसीलिए मेरा गोल्ड में स्पेशल इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं लोगों से गोल्ड मांगता हूँ यदि उनके पास पैसे नहीं आते. तो इस तरह की कहानी सुना के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है, परंतु असल बात यही है कि वो अपने पेशेंट्स को लूट रहा होता है. Chaucer did not like alliteration and assonance and he called it rim ram rough, which means all is waste or all in vain. चौसर को एलिट्रेशन और एजोनेंस भी फिगर ऑफ स्पीच पसंद नहीं है और कहते हैं इट इज़ ये फैंसी टाइप की चीज़ें हैं. रिम रैम रॉफ विच मीन्स ऑल इज़ वेस्ट एंड ऑल इन वेन, कि सब कुछ जो है वो रिम रैम रॉफ में लिखकर, यानी कि एलिट्रेशन एजोनेंस में उसकी ब्यूटी जो है वो चली जाती है और सब कुछ खराब हो जाता है. तो ये कैंटरबरी टेल्स का एक ओवरव्यू है, इसकी डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे. I hope so this is going to be helpful for your exams in NET and SET, and for the people who are interested in English as a subject, this is beneficial for them. So if you like this video, I would request you kindly like the video and subscribe the channel of your own academy. Can be done. Thank you so much. Have a great day.